नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण। वही टॉपिक है हमारा, कंटिन्यूशन में चल रहा है। इसके पूर्व हम बात कर चुके हैं कि पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के कारण क्या थे या परिस्थितियाँ जिस पृष्ठभूमि में ये बौद्धिक चेतना, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं, का अभ्युदय हुआ था। तो उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। इटली में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे शिल्पकला, वास्तुकला के क्षेत्र में। तो प्रारंभ में इतिहासकारों ने इन परिवर्तनों को ही पुनर्जागरण की संख्या दी थी। शुरुआत इसकी 1350 के आसपास मानी जाती है। 1350 से लेकर 1550 तक का जो समय है वो पुनर्जागरण का समय माना जाता है। कारणों की चर्चा भी कर चुके हैं। धर्म युद्धों ने किस तरह से पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया, फिर व्यापारिक समृद्धि ने किस प्रकार से पुनर्जागरण युग की चेतना को जगाने में अपना योगदान दिया। कागज़ और मुद्रण यंत्र, ये दो प्रमुख आविष्कार थे। इन आविष्कारों ने किस तरह से ज्ञान का अभ्युदय किया और मनुष्य में चेतना की जागृति की। इसी तरह से एक राजनीतिक घटना है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये जो घटना है 1453 की है, जब कुस्तुनतुनिया, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की कैपिटल है, उस पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो किस तरह से इस राजनीतिक घटना का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ता है। और लास्ट में हम बात कर चुके थे मंगोल साम्राज्य के अभ्युदय ने किस तरह से पूर्व और पश्चिम की समन्वयकारी जो स्थितियां हैं, जो बौद्धिक चेतना का जो समन्वय हुआ, विचार विनिमय हुआ, उन सब के बारे में किस तरह से उन्होंने पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। अब उसके बाद में प्रश्न ये उठता है कि पुनर्जागरण का जन्म आखिर इटली में ही क्यों हुआ। पुनर्जागरण का जो जन्म स्थल है या पुनर्जागरण की जो चेतना है, सबसे पहले हमें इटली में दिखाई देती है। तो ये प्रश्न उठता है कि पुनर्जागरण का जन्म स्थल इटली क्यों बना। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से इटली पुनर्जागरण का जन्म स्थल बन पाया। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल कंडीशन की, इटली में जो सामाजिक वर्गों का विकास हुआ था मध्यकाल में, वो किसी भी अन्य देश की तुलना में, यूरोप के जो अन्य देश थे उनकी तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से हुआ था। मध्यकाल में हम देखते हैं कि प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में हमें सामंती जीवन दिखाई नहीं देता है। नागरिक और योद्धा वर्ग के बीच में कहीं भी सामंती जीवन का अस्तित्व यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इटली में एक किसी भी दूसरे यूरोपीय देश की तुलना में यहाँ पर एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना हुई। तो ये पृष्ठभूमि बनी, ये सामाजिक वर्गों का जो विकास अलग तरीके से हुआ, उसे किस तरह से पुनर्जागरण युग की चेतना को जगाने में अपना योगदान दिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इटली की जो भौगोलिक स्थिति है, इटली की अनुकूल भौगोलिक स्थिति हम कह सकते हैं। उसकी वजह से मध्यकाल में जो व्यापार होता था, अरब व्यापारी एशियाई देशों से अपना सामान लेके आते थे, वो पहले इटली में स्टे करते थे, इटली में बिकता था। और यही ऐसा तब भी होता था जब उत्तरी यूरोप के व्यापारी भी जब पश्चिम एशिया की तरफ जाते थे तो वो पहले इटली के नगरों में रुका करते थे। तो इटली एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था और इस वजह से इटली के जो नगर थे वो व्यापारिक समृद्धि के केंद्र बने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बने। और इस तरह से इटली की इस व्यापारिक समृद्धि ने एक तरह से पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। व्यापारिक गतिविधियों की वजह से यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण नगर इम्पॉर्टेंट केंद्र बने, जैसे कि मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस। ये इम्पॉर्टेंट नगर जो है, ये इम्पॉर्टेंट केंद्र बने। विभिन्न देशों के साथ इटली के व्यापारिक नगरों का संपर्क बना रहता था, जिससे इन नगरों में विचार और विनिमय का वातावरण बना, संपर्क बना विभिन्न देशों से आने वाले यात्रियों के साथ। इसके अलावा धर्म युद्धों के दौरान की अगर हम बात करें तो धर्म युद्धों से जो लौटने वाले सैनिक थे वो भी पहले यहाँ रुकते थे। तो इन्होंने भी, ये जो सैनिक थे, इन्होंने इटली के नागरिकों को मुस्लिम नगर और वहाँ के लोगों की सभ्यता और इन सब के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही नगरों में बहुत सारे संग्रहालयों की स्थापना हुई, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई, नाट्यशालाओं की स्थापना हुई। तो इन सब की स्थापना ने एक तरह से वहाँ पर सांस्कृतिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में यहाँ पर हमें पुनर्जागरण के चिन्ह नजर आते हैं।
इन व्यापारिक गतिविधियों की वजह से व्यापारिक समृद्धि ने एक तरह से इटली में एक नए वर्ग, व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और ये जो वर्ग था इसने मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। ये जो वर्ग था ये सामंतों की परवाह नहीं करता था, पोप की परवाह भी नहीं करता था। बहुत सारी जो चर्च की मान्यताएं हैं वो इस मध्यम वर्ग को पसंद नहीं आती थी, जैसे कि सूद पर धन देने की बात जो क्रिश्चियनिटी में एक्सेप्ट नहीं की गई है। इसी तरह से इटली की जो समृद्ध व्यापारिक वर्ग था इसने बहुत ज़्यादा साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया। इटली की अगर हम एक नगर को ही ले, फ्लोरेंस नगर को, तो इस नगर से सर्वाधिक कलाकार हैं। इस नगर ने बहुत ज़्यादा साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया है। दांते, पेट्रार्क, बुकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, जिबर्टी, मैकियावेली, ये तमाम जो विचारक हैं, चिंतक हैं, कलाकार, आर्टिस्ट हैं, ये सभी फ्लोरेंस नगर से ही संबंधित हैं। इसी तरह से इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल भी रहा है। तो प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति भी पुनर्जागरण युग के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनी हुई थी। इसी तरह से रोम जो इटली की राजधानी है वो संपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जगत की आस्था का केंद्र बिंदु है। न सिर्फ ये बल्कि कुछ पोप जो थे इस पीरियड के वो भी पुनर्जागरण की भावना से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, अनुप्राणित थे। वे बहुत सारे विद्वानों और कलाकारों को रोम लेके आए और उन्हें बहुत सारी यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन भाषा में अनुवाद भी करवाया। फॉर एग्जाम्पल पोप निकोलस पंचम जो कि 1447 से लेकर 1455 तक रहे थे, उन्होंने वेटिकन में पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण कराया और इस तरह से उन्होंने पुनर्जागरण की भावना को फैलाने में अपना योगदान दिया। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इटली में जो शिक्षा थी उसमें व्यावसायिक ज्ञान को सम्मिलित किया गया था। उसमें भौगोलिक ज्ञान जैसे विषयों को समुचित स्थान भी प्रदान किया गया था। परिणाम ये हुआ कि शिक्षा में जो धर्म का अत्यधिक प्रभाव था वो कमज़ोर हुआ, धर्म की स्थिति गौण हुई और विज्ञान और तर्क का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जिससे बौद्धिक चेतना को जागृत करने में अपना योगदान दिया। एक राजनीतिक कारण ये भी है, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया 1453 में, तो वहाँ पर जो बहुत सारे यूनानी विद्वान, कलाकार और बहुत सारे व्यापारी जो थे उन्होंने इटली के नगरों में शरण प्राप्त की थी। वहाँ पर तुर्कों का आतंक स्थापित हो चुका था, इसलिए ये लोग इटली के नगरों में आकर बस गए। और ये विद्वान जब इटली के नगरों में आए रहने के लिए तो अपने साथ बहुत सारी प्राचीन यूनानी साहित्य की अनमोल पांडुलिपियों को अपने साथ में लेते आए। तो ये जो ज्ञान वो अपने साथ में लेके आए, उस ज्ञान ने इटली में बौद्धिक चेतना को जगाने में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया। इसीलिए कहा भी जाता है सामान्यतः कि यूनान का पतन नहीं हुआ अपितु उसका प्रवर्जन हो गया इटली में। बहुत सारे जो विद्वान थे वो इटली के जो स्कूल्स थे उनमें शिक्षक बने, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बने और इन्होंने इटली में बौद्धिक चेतना को जागृत करने में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इटली पुनर्जागरण का जन्म स्थल बन पाया। उसके बाद हम बात करें पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पुनर्जागरण में कौन कौन सी बातें जो है, कौन कौन से विचार जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनकर सामने आए। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन जो धर्म और परंपराओं से नियंत्रित व्यक्ति का चिंतन था उससे उसे मुक्त किया और तर्क को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस युग के आरंभ में अरस्तु का जो तर्कशास्त्र है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमको दिखाई देता है। साथ ही साथ इस काल में प्रयोग का इम्पोर्टेंस बढ़ा, विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का महत्व बढ़ा और ये जो प्रयोगात्मक प्रणाली है इसके जनक माने जाते हैं रोजर बेकन को, इनका जनक या अग्रदूत माना जाता है, जिन्होंने प्रयोग के लिए अपनी बुक्स में इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की। उनकी जो किताब है उसका नाम है आपस मेयस, उसमें उन्होंने प्रयोगात्मक प्रणाली की बहुत ज़्यादा वकालत की है। एक और जो विशेषता है पुनर्जागरण की वो है सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता, मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं इसको, वो है मानववाद। मानववाद है पुनर्जागरण युग में जो चिंतन था उसमें परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को अधिक महत्व प्रदान
किया गया है। ये जो विचारधारा है, परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व प्रदान करना, इस विचारधारा को ही मानववाद कहा जाता है। तो ये मानववादी विचारधारा इस युग की प्रमुख विचारधारा मानी जाती है। इटली के बहुत सारे लेखक साहित्यकार ऐसे हुए जिनकी रचनाओं में हमें मानववादी तत्व दिखाई देते हैं, जैसे कि बुकासियो है, ब्रासियोलोनी है, इरेज़मस की रचनाओं में दिखाई देते हैं। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो जॉन कॉलेट की रचनाएं हैं, टॉमस मूर ने जो यूटोपिया लिखा है, ये जो तमाम रचनाएं हैं इनमें मानववादी तत्व हमें मुख्य रूप से नज़र आता है। पेट्रार्क जो है उनको अग्रणी मानववादी माना जाता है, या मानववाद का पिता भी पेट्रार्क को माना जाता है। उनकी रचनाओं में हमें मानववादी तत्व दिखाई देते हैं। मानववादी विचारधारा को हम धर्म से स्वतंत्र विचारधारा भी कह सकते हैं। धर्म निरपेक्षता की जो भावना है वो मानववाद की मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेषता जो है पुनर्जागरण की, वो है सहज सौंदर्य की उपासना। चित्रकला के क्षेत्र में हमें दिखाई देती है विशेषता। यथार्थवादी चित्रण किया जाता है। धार्मिक विषयों के स्थान पर अब आम व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो दृश्य है या चित्र है उनका अंकन किया जाता है, यथार्थ का चित्रण किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण की एक मुख्य विशेषता है कि देशी भाषाओं का विकास हुआ। जो आम बोलचाल की भाषा है उनमें अब साहित्य का सृजन किया जाने लगा। साइंस के क्षेत्र में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच, परीक्षण, ये जो तमाम साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, ये सब हमें साइंस के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो ये सब बातें हैं पुनर्जागरण की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जिनके माध्यम से पुनर्जागरण अपने आप को अभिव्यक्त करता है।